बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ मोहीद अहमद, स्टूडेंट ऑफ बीएस रेडियोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्बोलिज़म। तो डिस्कस करने वाले हैं एम्बोलिज़म को। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो एम्बोलिज़म इज़ द प्रोसेस ऑफ पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सम पार्ट ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बाय एनी मास कैरी इन द सर्कुलेशन। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके किसी भी पार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, चाहे वो पार्शियल हो या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो। अब वो जो ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना, वो किसी मैस के थ्रू होगी जो कि कैरी आउट होगा इन द सर्कुलेशन, और उस मैस को हम एम्बुलस या एम्बोलाई भी कहते हैं। और जो मोस्ट यूजुअल फॉर्म ऑफ एम्बोलाई होता है वो 90% हमारे पास होता है थ्रोम्बो एम्बोलाई। अब आगे इसकी टाइप्स आ जाती है। जो हमारे पास जो मैस होता है जिसको हम एम्बोलाई कहते हैं, उसकी वेरियस टाइप्स आ जाती है। नंबर ए पर है डिपेंडिंग अपॉन द मैटर इन द एम्बोलाई, यानी कि एम्बोलाई के अंदर उसका मैटर कौन सा है। डिपेंडिंग अपॉन द वेदर इन्फेक्टेड और नॉट, यानी कि वो एम्बोलाई जो मैस है वो इफेक्टेड है या नहीं। फिर डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ एम्बोलाई, यानी कि जो हमारा एम्बोलाई है उसका जो सोर्स है वो क्या है। फिर डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो ऑफ ब्लड। और हाँ, जो एम्बोलाई होता है वो ब्लड क्लॉट ही होता है, लेकिन उसको हम एम्बोलाई इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें मोर देन वन ब्लड क्लॉट होता है, मतलब कि एक से ज़्यादा उसमें क्लॉटिंग होगी तो उसे हम एम्बोलाई कहते हैं। अच्छा, तो आगे चलें तो डिपेंडिंग अपॉन द मैटर इन द एम्बोलाई, यानी जो हमारा एम्बोलाई है उसके अंदर जो मैटर है वो किस टाइप का हो सकता है। सॉलिड में अगर हम उसको देखें तो डिटैच थ्रोम्बाई हो सकता है, यानी थ्रोम्बो एम्बोलाई हो सकता है, जैसे हमने पीछे बात की थी। उसके बाद एथ्रोमेटियस मटीरियल कोई भी हो सकता है। ट्यूमर सेल क्लम्स हो गया, टिश्यू फ्रेगमेंट्स, पैरासाइट्स, बैक्टीरियल क्लम्स वगैरह। अब वही एम्बोलाई के अंदर जो मैटर होगा वो अगर लिक्विड होता है वो कौन कौन से हो सकता है, वह जैसे फैट, ग्लोब्यूल्स हो गया, एमिनोटिक फ्लूइड, बोन मैरो वगैरह। और वही गैशियस में अगर बात की जाए तो एयर हो सकता है या फिर अदर गैसेस हो सकती हैं। अब यहाँ पर हमें डिटैच थ्रोम्बाई देखने को मिल रहा है जिसको हम थ्रोम्बो एम्बोलाई भी कहते हैं। अब यहाँ पर हमें ट्यूबर सेल क्लम्स नज़र आ रहे हैं जो कि लीड कर रहे हैं हमारे पास यहाँ पर एम्बोलिज्म को। नेक्स्ट हमारे पास एथ्रोमेटियस मटीरियल आ गया जो कि एक्ट कर रहा है एज अ एम्बोलाई। फिर हमारे पास फैट एम्बोलिज्म आ जाता है। फिर हमारे पास गैस एम्बोलिज्म आ जाता है जिसमें हमारे पास गैस बबल होता है जो कि ब्लॉकेज कर देता है, ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है किसी भी आर्टियल या वीनियस वॉल की। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ द एम्बोलाई। तो कार्डियक एम्बोलाई जो होगा फ्रॉम द लेफ्ट साइड द हार्ट, फॉर एग्जांपल एम्बोलाई ऑरिजिनेटिंग इन द एट्रियम, यानी कि जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होगा यानी एट्रियम होगा, वहाँ से जो एम्बोलाई ऑरिजिनेट करेगा उसको हम कार्डियक एम्बोलाई कहेंगे। फिर जो आर्टियर एम्बोलाई होगा वो हमारे पास सिस्टमैटिक आर्टरी जो होगी ब्रेन के अंदर वहाँ से ओरिजिनेट करेगा। फिर वीनियस एम्बोलाई जो है वो हमारे पास परमोनरी आर्टरी जो है वहाँ से ओरिजिनेट करेगा। और जो लिम्फेटिक एम्बोलाई है वो सम टाइम अकर कर सकता है और वहाँ जहाँ से करेगा वो लिम्फेटिक सिस्टम्स के थ्रू ही करेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिपेंडिंग ऑन द फ्लो ऑफ ब्लड। टू स्पेशल टाइप ऑफ एम्बोलाई आर मेंशन्ड, पैराडॉक्सल एम्बुलस एंड रिट्रोग्रेड एम्बुलस। अब पैराडॉक्सियल एम्बुलेंस हमारे पास कौन सा एम्बुलेंस होता है जो कि हमारे पास वीनस साइड से निकल कर आर्टियल सर्कुलेशन में हमारे पास ऐड हो जाता है, यानी उसकी तरफ फ्लो करता है थ्रू आर्टियो वीनस कम्युनिकेशन सच एज इनपेशेंट फोरामेन ओव्यूल या फिर सेप्टल डिफेक्ट ऑफ द हार्ट। ऑन दी अदर हैंड जो रिट्रोग्रेड एम्बुलेंस होगा वो एक ऐसा एम्बुलेंस होगा जो कि ट्रैवल करेगा अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक, इसकी अगर एग्जांपल ली जाए तो जो कार्सिनोमा प्रोस्टेट होता है उसमें जो उससे जो मेटास्टेटिक्स जो डिपॉजिट होते हैं हमारे पास स्पाइन के अंदर, वहाँ पर उनकी जो स्प्रेडिंग होती है वो अकर करती है थ्रू रिट्रोग्रेड एम्बुलेंस। इसकी अगर एक और एग्जांपल दी जाए तो प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सिस है वो ड्रेन करता है हमारे पास इंटरनल इलियक वेन में, जो कि हमारे पास आगे कनेक्ट करता है वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस को। और इस सारे पाथवे को हमारे पास कंसिडर किया जाता है रूट ऑफ बोन मेटास्टेटिस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एम्बोलिज्म हम देख लेते हैं। पर्मुनरी एम्बोलिज्म में हमारे पास जो कॉमन ओरिजिन है उसका वो है वेन्स ऑफ लोअर लेग्स। सिस्टमैटिक एम्बोलिज्म में हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल यानी आर्टिकल साइड। फैट एम्बोलिज्म में हमारे पास ट्रॉमा टू बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू। एयर एम्बोलिज्म में हमारे पास वीनस साइड पर अगर देखा जाए तो हेड एंड नेक ऑपरेशंस ऑब्स्टिकल ट्रॉमा हो गया। उसके बाद आर्टियल साइड पर हमारे पास कार्डियोथोरैसिक सर्जरी होगी या एंजियोग्राफी होगी। फिर अगर फर्दर देखा जाए तो अमीनोलिटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है, ट्यूमर एम्बोलिज्म है, वो सब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब कुछ इफेक्ट्स ऑफ आर्टियर एम्बोलाई हम देख लेते हैं जो कि वेरी करते हैं ऑन देयर साइज, साइड एंड ओरिजिन। तो फॉर एग्जांपल अगर इन्फॉक्शन ऑफ द ऑर्गन होगी तो हमारे पास वहाँ पर इस्कीमिया नेक्रोसिस होगा इन द लोअर लिम्ब 70 to 75%। उसके साथ स्प्लीन, किडनी, ब्रेन और इंटेस्टाइन में भी ये होगा।
फिर हमारे पास जो गैंग्रीन है वो फॉलो करेगा इन्फेक्शन इन द लोअर लिम्स, अगर वहाँ पर जो कोलरेटेड सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगी। फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है वो अकर करेगा ड्यू टू द कोरोनरी एम्बोलिज्म, और जब कोरोनरी एम्बोलिज्म होगा या फिर एम्बोलिज्म इन द मिडल सेरिब्रल आर्टरी होगी तो उसकी वजह से सडन डेथ भी कॉज हो सकती है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ वीनस एम्बोलिज्म है, तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ वीनस एम्बोलिज्म है वो है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी सर्कुलेशन लीडिंग टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी कि जो इफेक्ट होगा वीनस एम्बोलिज्म का उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगी हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी की, जो कि लीड करेगा हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म। लास्ट में अगर हम सोर्स ऑफ एम्बुलेंस देखें तो मोर कॉमन सोर्स हमारे पास आ जाते हैं लार्ज वेन्स ऑफ लोअर लेग्स सच एज पोपिटियल फिमोरल या इलियक, हमारे पास वेन्स होगी जो कि काज करती है 95% ऑफ पल्मोनरी एम्बोलाई। लेस कॉमन सोर्स में हमारे पास सुपरफिशियल वेन्स आ जाती हैं लेग्स की, या फिर जो पेल्विक रीजन है हमारे पास उसकी जो वेन्स वगैरह होती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक जो है DIC यानी डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। तो इसको भी जल्दी से हम स्टार्ट करके इसके बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है। DIC इज़ नॉट अ काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट डिजीज़ बट अ मिडल प्रोसेस और कॉम्प्लिकेशन ऑफ सम डिजीज़, यानी कि जो DIC है वो कोई भी इंडिपेंडेंट डिजीज़ नहीं है, ये एक इंटरमीडिएट आप इसको कह सकते हैं किसी भी डिजीज़ का। बेसिकली जी हमारे पास जो कोगुलेशन प्रोसेस और जो एंटी कोगुलेशन प्रोसेस होता है उसके दरमियान में ये प्रेजेंट होता है, यानी इम्बैलेंस होता है, और इसको हम सिंड्रोम कह सकते हैं, जो कि करेक्टराइज होता है बाय द मैसिव एक्टिवेशन एंड कंजम्पशन ऑफ कोगुलेशन प्रोटीन्स, फिब्रोनेलिटिक प्रोटीन एंड प्लेटलेट्स। अब जो हमारा DIC है अगर उसको हम क्लासीफाई करें तो दो ग्रुप्स में हम उसको क्लासीफाई करेंगे, एक है एक्यूट DIC और दूसरा है क्रोनिक। एक्यूट हमारे पास कौन सा होता है, ये रैपिडली होता है, बहुत जल्दी तेज़ी से होता है, और जो कोगुलोपैथी होती है इसमें डोमिनेंट होती है। इसके अलावा अगर इसके मेजर सिम्टम्स की बात की जाए तो ब्लीडिंग होती है और शॉक्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं इन द स्वेयर इन्फेक्शन सच एज एमिनोलिटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। फिर है क्रोनिक DIC, ये स्लोली होता है, सेवरल वीक्स तक ये ले सकता है, और थ्रोम्बोसिस होता है और क्लॉटिंग जो होती है प्रीडोमिनेंट होती है, मेनली हमें कैंसर में देखने को मिलती है। अब आगे है कि जो हमारा DIC है वो कोई भी प्राइमरी डिजीज़ नहीं है, बल्कि ये एक डिसऑर्डर है, वो भी सेकेंडरी डिसऑर्डर है, जो कि कॉज होता है आफ्टर सच ए न्यूमरस इवेंट सच एज सीरियस इलनेस, यानी कि जो सीरियस इलनेस तक जो इवेंट्स जाते हैं, ठीक है, उसमें जो हमारे पास डिजीज़ कॉज करती है उसको हम DIC कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ डिजीज़ के रेशियो भी हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ का अगर रेशियो देखा जाए तो 35% टू 43% हमारे पास। कैंसर में देखा जाए तो 24 टू 34% हो गया। ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस में देखा जाए 4 टू 12% हमारे पास होता है। सवेयर टिश्यू इंजरी में हमारे पास 1 टू 5% होता है। अब बात करते हैं DIC अकर कैसे करता है। तो DIC अकर तब करता है जब हमारे पास जो मोनोसाइट्स हो गए या फिर एंडोथेलियल सेल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं या फिर इंजर्ड होते हैं बाय एनी टॉक्सिन सब्सटेंस, ठीक है। तो जब उनका रिस्पांस होता है मोनोसाइट्स का या एंडोथेलियल सेल्स का उस इंजरी के ख़िलाफ़, तो वो फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं ऑन द सेल सर्विस, जिसको हम एक्टिवेटिंग द कोगुलेशन कैस्केड, मतलब जो कोगुलेशन कैस्केड है उसको एक्टिवेट कर देते हैं वो। फिर अब DIC को डायग्नोस कैसे किया जाता है, तो सिम्टम्स एंड साइंस हो गए, लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स हैं, और फिर डिफरेंट टाइप के डायग्नोसिस इसके लिए यूज़ किए जाते हैं टू फाइंड द DIC वेदर इट इज़ एक्यूट या फिर क्रोनिक। सिम्टम्स एंड साइंस में हमारे पास ब्लीडिंग होगी, थ्रोम्बोसिस होगा, हाइपोटेंशन या मतलब जिससे हम शॉक्स भी कहते हैं, या फिर ऑर्गन डिसफंक्शन, यानी कि जो ऑर्गन का फंक्शन होगा वो नॉर्मली वो परफॉर्म नहीं होगा। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स की अगर बात करें तो DIC को हम कैसे क्लिनिकली फाइंड कर सकते हैं। एक्यूट DIC की बात करें तो मल्टीपल ब्लीडिंग साइट्स को हम चेक कर सकते हैं, इकाइमोसिस ऑफ स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह हो गया, उसके बाद विसरल हेमोरेज है या फिर इस्कीमिक टिश्यू वगैरह को हम चेकआउट करके क्लिनिकल फाइंडिंग ले सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड क्रोनिक DIC की क्लिनिकल फाइंडिंग्स की अगर बात करें तो साइन ऑफ डीप वीनस और आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म, सुपरफिशियल वीनस थ्रोम्बोसिस स्पेशली विदाउट वेरिकोस वेन, मल्टीपल थ्रोम्बोटिक साइट्स एट द सेम टाइम, सीरियल थ्रोम्बोटिक एपिसोड। अब ये सारे प्रोसीजर्स वो हैं जिसको अप्लाई करके हम क्लिनिकल फाइंडिंग ले सकते हैं। अगर एक पर्सन को एक्यूट DIC है तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या लिया जा सकता है, तो अगर विद ब्लीडिंग यानी उसको ब्लीडिंग है तो ब्लड कंपोनेंट्स एज नीडेड, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा हो गया हमारे पास, प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं अगर उसको ब्लीडिंग है। अगर उसको इस्कीमिया है तो फिर एंटीकोगुलेंट्स आफ्टर ब्लीडिंग रिस्क इज़ करेक्ट विद द ब्लड प्रोडक्ट।
वहीं अगर बात करें क्रोनिक डीएसई की, तो विदाउट थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कोई भी स्पेसिफिक थेरेपी यूज़ नहीं की जाती, लेकिन फिर भी प्रोफाइलेटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल लो डोज हेपरिन हो गया या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन हो गया, ये यूज़ किए जा सकते हैं उन पेशेंट के लिए जिनको हाई रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस हो। और लास्ट में अगर हम कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं तो सिवियर ब्लीडिंग होती है जो कि लाजमी होती है, और स्ट्रोक्स वगैरह हो गए, इस्कीमिया और एक्सट्रीमिटीज़ और ऑर्गन वगैरह हो गया। तो गाइस यही था हमारा डीएसई और एम्बोलिज्म। तो अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को आप लोगों ने लाइक कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।